नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 ग्रुप सी का पेपर करेंगे, आंसर की देखेंगे। ठीक है, और 9 सितंबर को ये पेपर हुआ था। जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं वो हम सभी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? तो देखिए, जो बांसवाड़ा है इसका सर्वाधिक था, 934 था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, मतलब बड़े से छोटे की ओर हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा बांसवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में हैं? तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, फिर हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो सही उत्तर रहेगा ये खारी नदी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान आपने बताना है। सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है इसमें आपने वो बताना है। तो देखिए, बाजरा जो है ये 40.66% नहीं है, ये है आपके 44 से 45%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य अवस्थिति में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, सवाई मानसिंह जो है ये सवाई माधोपुर में है। शेरगढ़ जैसलमेर में नहीं है, बारां में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर जो है ये कोटा में है। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें से लगेगा सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर में है। छठा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो देखिए, उड़िया का पठार है। देखिए, सबसे पूर्व की ओर मुकंदरा की पहाड़ियां हैं, फिर भोराट का पठार है, फिर उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ये कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। भोराट की अगर हम बात करें तो ये गोगुंदा कुंभलगढ़ में है, और मुकंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो ये हाड़ौती के पठार में है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊंटों का प्रतिशत कितना है? तो भारत में ऊंटों का प्रतिशत है 84.43%। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट हैं, 84.43%। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम है? तो देखिए, सबसे कम पूछा है, सबसे कम जो है वो डूंगरपुर में है, और अगर ज्यादा पूछा गया था तो वो था अलवर में। ठीक है, दोनों प्रश्न ही पूछे गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन जो है वो डूंगरपुर में सबसे कम है। ये उत्तर लगेगा आपका। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म बताएं। तो देखिए, यहां पर आएगा चूरू तथा हनुमानगढ़, क्योंकि सबसे कम वनावरण क्षेत्र पूछा है। ठीक है, अगर प्रतिशत के आधार पर पूछते तो चूरू और जोधपुर आता। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये पाली में है। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है?
तो जिनपति सूरी ने किया है। नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? तो ये पैरों में पहनती हैं। तेरहवां प्रश्न है, कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो देखिए पढ़ते हैं कौन सा कथन सही है। के.एन. दीक्षित बैराठ में उत्खनन से संबंधित है। अगला है, तो देखिए के.एन. दीक्षित जो है ये सही है, बैराठ में उत्खनन से संबंधित हैं। बात करें बैराठ में सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, तो ये भी प्राप्त हुआ है। अगला है, बैराठ में बीजे की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। तीनों कथन सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। 14वां प्रश्न देखें, औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? तो देखिए यहां पर दिया था उन्होंने डूंगरपुर दिया था, बांसवाड़ा दिया था, ग्यासपुर दिया था, उसके अलावा बदनौर दिया था, मांडलगढ़ दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर, बदनौर, मांडलगढ़, ये सभी परगने औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को दिए थे। अगला है, 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये आपके किया था एक मिनट रुके, ऋषिदत्त ने। ठीक है, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन ऋषिदत्त मेहता ने किया था। 16वां प्रश्न आपके सामने है, किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? तो आबू रोड देलवाड़ा का। देखिए बात करें यहां पर एमपी का जो सुनेल टप्पा था वो राजस्थान में मिलाया गया था, और राजस्थान का जो सिरोंज था वो एमपी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? तो ये राय सिंह यानी कि जो बीकानेर के चित्रकार थे, अली रजा बाद में बने थे, अली रजा बीकानेर के चित्रकार बन गए थे, पहले मुगल सेवा में थे, तो ये राय सिंह के दरबार में थे। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल आएगा यहाँ, किसने प्रचलित किए थे? तो बहुत आसान है, इल्तुतमिश ने किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला यहाँ पर आ जाएगा मैड में लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो देखिए भटनेर पर तो सबसे ज्यादा हुए हैं। ठीक है, जयगढ़ में भी हुए हैं, गागरोन में भी हुए हैं, तो जूनागढ़ में नहीं हुए क्योंकि यहाँ के शासकों ने पहले ही संधियां कर ली थी। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? तो पाग दस्तूर परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से सुशीर वाद्य यंत्र हैं? इनमें से कौन से सुशीर वाद्य यंत्र हैं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अलगोजा भी है, बांकिया भी है, सतारा भी है, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? झूलना गद्य ग्रंथ नहीं है, बाकी वात, विगत, ख्यात ये डिंगल शैली में ये जो है गद्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, राम प्यारी बेन, हेजा बेन और रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? तो सिरोही प्रजामंडल में भाग लिया था। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? आहड़ का विकास हुआ है। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई जो राखियां हैं उनको किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके गोगा जी को। 27वां प्रश्न देखेंगे, भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं?
तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखिए प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः सफूर्त थे, तो ये सही है। सेकंड है वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप आए थे, ये भी सही है। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव को उत्पन्न कर दिया था, तो ये तीनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न, गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल या धाम कहां पर है? तो 28वां का है आपके दांतड़ा में। नेक्स्ट है प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य जो शैली थी उसका विकास हुआ था? तो ये महामारू शैली का विकास हुआ था प्रतिहारों के शासनकाल में। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न देखें, झालावाड़ के किस शासक को तांत्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो ये जो पृथ्वी सिंह थे ये झालावाड़ के शासक थे, जिन्हें झालावाड़ के किस शासक को तांत्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो पृथ्वी सिंह को किया था। अगला प्रश्न देखें 31वां प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित है। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? तो सही उत्तर रहेगा जो अनुच्छेद 320 है उसका थर्ड पार्ट। तो तीसरा जो है इसमें सही रहेगा अनुच्छेद 320 का तीसरा पार्ट। अगला प्रश्न देखेंगे 32वां प्रश्न, ये भी संविधान से संबंधित है। भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है कि एक तो रहेगा आपके विधायकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में दी गई है, और राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन जो है ये अनुच्छेद 174 में दिए गए हैं। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। अगर हम क्षमादान की बात करें तो क्षमादान की राज्यपाल की जो शक्तियां आती हैं वो 161 में आती हैं, ठीक है। और अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति की बात करें तो ये आती है 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने पहली बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था? तो ये थे जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34वां प्रश्न आपके सामने है, 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है आपने, ठीक है। तो वर्तमान राजस्थान जो मंत्री परिषद है उसमें 2 महिला सदस्य हैं, ये कथन सही नहीं है। एक सेकेंड, नहीं, ठीक है, वापस देखते हैं। 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान इसमें आएगा जी पहला ऑप्शन, वर्तमान मंत्रिपरिषद में कुल 10 राज्य मंत्री हैं, 10 नहीं है 9 हैं, ठीक है, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है, तो ये सही नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। राजस्थान की वर्तमान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य हैं, टोटल जो संख्या होती है वो 30 होती है, जिसमें से राजस्थान के जो वर्तमान मंत्रिपरिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये तीनों कथन सही है। वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद में 2 महिला सदस्य हैं, पहला जो कथन है वो गलत है। अगला देखिए 35वां, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं है? न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन जो हैं ये नहीं है। एन.के. जैन की बात करें तो इनका कार्यकाल सर्वाधिक था, अगर न्यूनतम कार्यकाल पूछा जाए तो कांता भटनागर का था, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद, न्यायमूर्ति एन.के. जैन, कांता भटनागर, ये तीनों जो हैं ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती? तो देखिए निगम कर पर कोई कानून नहीं बना सकती, क्यों? क्योंकि ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। बाकी पथ कर, कृषि आय पर और वृत्तियों पर कर, इन पर ये कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? तो
ये था 25,800। अगर आपको बताना हो तो देखिए, एक विधायक का मत मूल्य जो होता है वो 129 होता है, ठीक है, और टोटल विधायक हैं 200। जब आप इनको करेंगे तो ये बनेगा 25,800। 38वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे हैं? तो ये आपके रहे हैं श्री ML मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे 39वां प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ही गलत है। उप प्रधान प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो ये कथन जो है आपका गलत है। अगर सही कथन देखें तो उप प्रधान प्रधान की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग कर सकता है यदि प्रधान 30 दिन से अधिक अवधि के लिए पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है। थर्ड है, प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्ष करता है, ये भी सही है। और ये गलत है, ठीक है। उप प्रधान पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है जिससे कि प्रधान समय समय पर सरकार द्वारा उस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा उसे सौंप सकता है। तो देखिए, यहां पर बाकी तीनों कथन सही हैं, पहला कथन गलत है। 40वां प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकल्पित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित की जाती है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे 41वां प्रश्न, जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVNL के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन सही नहीं है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाती है। यहाँ पर शायद 230 या 250 के लगभग था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। यह कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करती है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियों की शेयर आधारिता 50-50% होगी। तो बाकी ये जो तीन कथन है सही हैं, दूसरा कथन जो है ये गलत है। तो यहाँ पर 41वां का दूसरा आ जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? तो बीकानेर में उद्घाटित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें 43, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति, ध्यान रखिएगा हील इन राजस्थान नीति 2025 में आई है, ठीक है, के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मेडिकल शिक्षा सचिव। अगला प्रश्न देखेंगे 44, उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं। तो देखिए, रामसर साइट अब 4 हो गई हैं। तो 44 का आपका यहाँ पे आ जाएगा ए और सी। यहाँ पर देखिए मेनार और खींचन ये जोड़े गए हैं, ठीक है। अगला है, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? पूनम चंद गोदारा को। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए
चयन समिति की घोषणा की? कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? तो नरेश गहलोत नहीं है शामिल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए हैं। तो 9 पदक जीते गए हैं टोटल, 2 स्वर्ण जीते गए हैं, 1 रजत है, 6 कांस्य हैं। अगला प्रश्न है, 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न आपके सामने है, जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पोंटून तकनीक से बनाई राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया है? तो ये उदयपुर में किया गया है। जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, दोनों ही कथन जो हैं वो असत्य हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी और शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया, दोनों नाम ही गलत हैं। भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह है, ये नाम भी गलत है। ठीक है, तो दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली घाटियां हैं, तो ये आपके आ जाएंगी देहरादून घाटी, कुल्लू घाटी नहीं है, कांगड़ा नहीं है, तो 51 का थर्ड आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52, उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। अगला प्रश्न है 53, वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 20% से कम है? तो वो है आपके उत्तर पूर्वी राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 हो चुका है। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। फिफ्टी 56 देखेंगे, माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 57 है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता कितनी थी? तो ये थी 51.9 पुरुष और महिला थी 48.1। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा कोयना सहायक नदियां किसकी हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, मिस्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित हैं? तो ये मैग्रोव वनों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? तो ये है अलिया बेट। देखिए, अलिया बेट जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं है, खंबात की घाटी में है। बाकी जो ये तीनों हैं, ये तीनों रुद्रसागर, नाहरकटिया, लखीमपुर, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में है। अलिया बेट कहां पर है? ये खंबात की खाड़ी में है। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 25-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो ये लागू की जाएगी आपके 100 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 63 का आएगा। भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह देश के निर्यात में 12% का योगदान करता है। ठीक है, तो 63 का क्या है?
पहला और दूसरा सही रहेगा। वर्ष अगर हम 2023 में कपड़ा और परिधान में देश की बाजार हिस्सेदारी की वैश्विक स्तर पर बात करें तो वो 4% है, ना कि 7%। ठीक है, तो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ 7% है, 4% है असल में। अगला प्रश्न है, भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य में लगभग 43% अंश था? तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। 65 देखेंगे, संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। सही क्षेत्रों का चयन करें। तो बचाव, गति बढ़ाना, परिवर्तन और अप्रयुक्त के क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए बी आर अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? तो देखिए, समता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करती है, ये कथन कहा है उन्होंने, भाषण का अंश है। राजनीति में भक्ति या नायक पूजा अवनति और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है, ये भी कहा है। हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को अश्वमेध सामाजिक लोकतंत्र बनाना होगा, ये भी कहा है। इस सदन में कुछ मित्रों ने जो यह आरोप लगाया है कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित है और शामिल है। तो यहाँ पर जो आपके चौथा कथन है वो उनके भाषण का अंश नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या खंड या उपखंड 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A(11). ठीक है, क्या आ जाएगा? अनुच्छेद आर्टिकल 51A के। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए। तो आपके यहाँ पे आएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है पुस्तक। 69 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? तो वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संपर्क का माध्यम है, ये कथन सही है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए गए हैं, ये भी कथन सही है। गवर्नर जनरल स्वयं विदेश और राजनीति विभाग का प्रभार रखते हैं, ये भी कथन सही है। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। तो 4th आ जाएगा 69 में। अगला देखें, सिंधु जल संधि के बारे में है। सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के बीच सिंधु जल संधि 1960 19 सितंबर 1960 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित की गई थी, ये कथन गलत है। क्यों कथन गलत है? क्योंकि नई दिल्ली में नहीं बल्कि कराची में हस्ताक्षरित की गई थी। कराची में जो है वो हस्ताक्षरित हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत है। दूसरा है, ये 12 जनवरी 1961 को कराची में अनुमोदन पत्रों के आदान प्रदान के साथ लागू हुई थी। क्यों गलत है? क्योंकि कराची में नहीं दिल्ली में हुई थी, तो उल्टा कर दिया इन्होंने। तो ये दोनों ही कथन जो हैं वो असत्य हैं। ठीक है, जो हस्ताक्षरित हुई थी वो तो कराची में हुई थी और जो 12 जनवरी को 1961 को आदान प्रदान किया गया अनुमोदन पत्रों का, वो दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न देखें, 71वां प्रश्न, नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 1947 में आयोजित की गई थी, सही है। ये भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित की गई थी, तो ये दोनों कथन ही सही है। तो यहां पर आ जाएगा पहला ऑप्शन यहां पर, तो दोनों कथन सही हैं। अगला देखें 72वां,
ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7/5/2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस वक्तव्य को इस कार्यवाही के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया है? तो ये सार्क भी नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी नहीं है, G8 भी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इनको प्रेस वक्तव्य दिया था किसने? विदेश सचिव ने। अगला है, कौन सा दबाव समूह रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया था? तो पहली बात तो ये रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो था राजनीतिक दल, ये भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में ये रूपांतरित हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथनों में सही कूट चुने। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1937 में लागू हुआ, सही है। यह लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की। ये दोनों कथन तो सही हैं और ये दोनों कथन जो हैं ये गलत हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपके 74 का थर्ड और फोर्थ गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे 75, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? तो देखिए, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, धर्म नहीं है। तो उत्तर क्या जाएगा? धर्म। अगला प्रश्न देखें 76वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। 77 देखें, 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन, व्यापार गमन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश कौन सा था? तो ये अफगानिस्तान था। अगला प्रश्न देखेंगे 78वां प्रश्न, किस वाद के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है? SR बोमई बनाम भारत संघ 1994। अगला प्रश्न देखें, 2024 के आम चुनाव जो लोकसभा में हुए थे, आम चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त अपंजीकृत दलों ने भाग लिया था, यही उत्तर आ जाएगा। ये कथन गलत है क्योंकि 700 से ज्यादा जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भाग लिया था। चुनाव में 47 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया, सही है। 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया चुनाव में, ये भी सही है। चुनाव में भाग लेने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक था, NPP का, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है। तो इसमें जो है क्या उत्तर रहेगा? कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सही है? सही बताना है, ठीक है। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना हो तो संसद का केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा? नहीं, दोनों सदन आरोप लगाते हैं। तो ये कथन जो है गलत है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, सभी नहीं होते, ठीक है। तो ये भी गलत है। व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव में विजयी हुआ है, पूरे 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहने का अधिकार है। तो ये जो है ये सही रहेगा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में ये कथन सही है। तो आज की क्लास में इतना ही। 20 प्रश्न जो हैं आपके वो साइकोलॉजी के हैं और हमने जीके के क्वेश्चन देखने थे, तो आज के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो भी हमारी सेकंड ग्रेड से संबंधित होगी। धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।